Uniform rod of length 2.4 meter is shown in figure 1.1. The rod has a weight of 5.2 Newton and is made of wood of density 790 kilogram per meter cube. Calculate the cross sectional area in millimeter square of the rod. Density दी हुई है. Density होती है mass upon volume. Volume हो जाएगा mass upon density. Mass निकालने के लिए W upon G करें. मास अपॉन डेंसिटी से वॉल्यूम मिल जाएगा और वॉल्यूम आ जाए, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ. एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ. वॉल्यूम आया था 6.7 एक्सपोनेंट माइनस 4 डिवाइडेड बाय लेंथ है 2.4. इससे आपके पास एरिया आ रहा है 279 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर स्क्वायर. हमने मिलीमीटर स्क्वायर में देना है. मिली होता है 10 की पावर -3, स्क्वायर लगाए तो ये -6 हो जाएगा. -6 हटा दूं अगर मैं तो ये हमारा आंसर मिलीमीटर स्क्वायर में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है. टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हमने 279 को 280 लिख दिया. ठीक है. एक्सपोनेंट -6 इज एक्चुअली इक्वल टू मिली का स्क्वायर. तो एक्सपोनेंट -6 हटा दिया और मिलीमीटर स्क्वायर में ये चीज कन्वर्ट हो गई. अगर पावर भी लेती है वैसा ही बेस भी तो सेम ही होती है. Next question, part C. Fishing rod AB made from the rod in B is shown in figure 1.2. Rod in B का मतलब है जो उसका weight है वो हम यहाँ use कर रहे हैं. End A of the rod rests on the ground and a string is attached to the other end B. A support stick exerts a force perpendicular to the rod at point C. The weight of the rod acts at point D. The tension T in the string is in a direction perpendicular to the rod. The rod is in equilibrium and inclined at an angle of 56 degrees to the vertical. The forces and the distances along the rod of point A, B, C and D are shown in figure 1.2. So ये टेंशन फोर्स वाटर की तरफ है और ये वाली जो फोर्स है ये लग रही है रिएक्शन फोर्स बीम को सपोर्ट करने के लिए. और यहाँ पर लिखा हुआ है द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब है क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स बराबर हो. ठीक है. सो वेट का क्योंकि एंगल बना हुआ था 56 तो वेट के दो कंपोनेंट्स बन जाने चाहिए WY और WX. लेकिन WX को हम कर देंगे इग्नोर बिकॉज WX इज पासिंग थ्रू द पिवट और पिवट से पास करने वाली फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करती. तो WX इग्नोर हो जाएगा. सिर्फ और सिर्फ WY जो है ये मोमेंट प्रोड्यूस करेगा. सो WY का मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, इस फोर्स का मोमेंट है क्लॉकवाइज और टेंशन का फोर्स मोमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो अगर हम इक्वेशन बनाते हैं WY का वो बोल रहे हैं कि आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालें. WY is equal to W sin theta which means 5.2 sin 56 और आंसर 4.3 आना चाहिए वो बता चुके हैं. By taking moments about end A of the rod, calculate the tension T. अब हमारे पास दो moments एंटी क्लॉकवाइज हैं और एक मोमेंट क्लॉकवाइज है. ठीक है. ये वाला मोमेंट क्लॉकवाइज है,
डब्ल्यू वाई का और टी का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज करते हुए क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास है 4.6 इंटू 1.8 और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं टी इंटू 2.4 प्लस 4.3 इंटू 1.2। इस इक्वेशन से टी की वैल्यू आपके पास आ रही है 1.29, जिसको हम राउंड ऑफ करके 1.3 लिख सकते हैं। अलीना बेटा ये पेपर है नवंबर 2021। ओके ओके सर। यस, उन्होंने कहा है कि वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालें, तो वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है डब्ल्यू वाई। ठीक है, बीम के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ, रॉड बीम को ही कह रहा हूँ। ठीक है, यहां तक हो गया। 1.3 न्यूटन आंसर आ रहा है। ठीक है, then a small block is lifted vertically upwards by a toy aircraft as illustrated in figure 2.1. As the block is moving upwards, the string breaks at time 0. The block initially continues moving upwards, then falls and hits the ground at time 0.90 seconds. The variation with time of the velocity of the block is shown in figure 2.2. तो 1.96 इसकी वेलोसिटी थी जिस वक्त स्ट्रिंग टूटा, और उस वक्त टाइम था 0 से लेकर 0.2 तक। इस ड्यूरेशन में ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ये जो एरिया है ये अपवर्ड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो मुझे पता चलेगा कि कितना ऊपर गया, और ये वाला एरिया शो करेगा कि कितना नीचे आया। ठीक है, तो आपको पता है पॉजिटिव वेलोसिटी अगर हम अपवर्ड्स मोशन के लिए ले रहे हैं तो नेगेटिव वेलोसिटी डाउनवर्ड मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, सो state the feature of the graph in figure 2.2 that shows that block has constant acceleration। कैसे पता चल रहा है? ग्रेडियंट कांस्टेंट है। ठीक है, और हाइट निकालनी है ब्लॉक की above the ground when the string breaks at time 0। तो हम क्या करेंगे, दोनों एरिया निकालेंगे और फिर माइनस करेंगे। ठीक है, देखें वो कह रहे हैं कि स्ट्रिंग टूटा कब था? पहले एयरक्राफ्ट कहाँ गया है और फिर कहाँ आया है? तो एक डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस है। लेट्स से मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। तो ए बी जो डिस्टेंस है ना वो है स्ट्रिंग ब्रेक होने से लेकर ऊपर तक। बी सी जो डिस्टेंस है वो है ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन उन्होंने बोला है जहां स्ट्रिंग ब्रेक हुआ था वहां से ग्राउंड तक। तो उनको ए बी नहीं चाहिए, उनको बी सी भी नहीं चाहिए, उनको ए सी चाहिए। तो अगर आप ये वाला एरिया निकालते हो तो ये मिलेगा ए बी, ये वाला एरिया निकालोगे तो ये मिलेगा बी सी, और अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया सी ए, और वो एरिया इनको पता करना है। ठीक है, सो 0 से लेकर 0.2 तक जो ग्राफ है आपका जिसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, उसका एरिया आ रहा है पॉजिटिव 0.196। 0.2 से लेकर 0.9 तक जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है उसका एरिया आ रहा है -2.401। और हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट
from the time the string breaks to the time it hits the ground, तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर लेंगे, या आप कह सकते हैं कि इनको प्लस कर लेंगे, क्योंकि हमने इसका साइन पहले ही माइनस लिखा हुआ है। तो इन दोनों का जो सम आएगा इज द हाइट ए सी, जिसको हम कह रहे थे। ए बी इसका है कि इसने कितना ऊपर गया, बी सी है कि इसने डाउनवर्ड कितना फॉल किया, लेकिन वो आपसे स्ट्रिंग के ब्रेक होने से लेकर ग्राउंड तक का पूछ रहे हैं, विच मीन्स ए सी निकालना है। तो ए बी और बी सी का डिफरेंस आ जाएगा, विच इज 2.2 मीटर। Sir, 556.76 on the paper 550 कर दिया 557. Next, the block has weight of 0.86 Newton. Calculate the difference in gravitational potential energy of the block between 0 and 0.9. तो इसमें भी जो हाइट आएगी वो वही आएगी जो मैंने पिछले वाले पार्ट में निकाली। सो डेल्टा जी पी इज इक्वल टू एम जी डेल्टा एच। एम जी को हम डब्ल्यू लिख सकते हैं, वेट। तो वेट आ गया 0.86 और हाइट अभी हमने निकाली है 2.2। 1.89 आंसर आ रहा है, हम इसको राउंड ऑफ करके 1.9 लिखेंगे इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेटा में दो से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, इसलिए हमने अपने आंसर को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ किया। Done. On figure 2.3, sketch a line to show the variation of the distance moved by the block with time from 0 to 0.2. 0 से लेकर 0.2 तक ऑब्जेक्ट जा रहा था ऊपर, तो ये एक्सेलरेट हो रहा था, डीसेलरेट हो रहा है। डीसेलरेट हो रहा है, तो डीसेलरेशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ बनेगा। A block of greater mass is now released from the same height with same upward velocity. Air resistance is still negligible. State and explain the effect, if any, of the increased mass on the speed. बेटा अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन सेम रहेगी तो स्पीड भी सेम रहेगी। अगर एयर रेजिस्टेंस होती, ठीक है, तो फिर जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा वो ज्यादा स्पीड से फॉल करेगा। ईयरली पे कुछ राइट, ईयरली। ओके, नेक्स्ट, डिफाइन फोर्स। किसे कहते हैं फोर्स? रेट ऑफ इसकी जगह पे आप प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन नहीं लिखेंगे, वो आउटडेटेड, या आप कह लें वो एक्सप्रेशन है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू, आप कह लें कि हमारी अपडेटेड अंडरस्टैंडिंग, ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बॉल रीचेस द फ्लोर विद स्पीड 3.8। कांटेक्ट कितने टाइम का है उसका? 0.08 सेकंड्स के लिए वो कांटेक्ट में रही, और आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड हो गई 1.7। कैलकुलेट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो बिफोर कोलिजन इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ मास कितना है? 0.062, और बिफोर कोलिजन स्पीड क्या थी? 3.8 थी। इसका स्क्वायर कर लें, ये आ गई आपके पास काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। कितनी आ रही है?
0.447 जूल्स और बाद में 0.089 और इनका डिफरेंस लेंगे माइनस करें जरा 0.089 माइनस 0.447 कितना आया 0.36 डिफरेंस लेना है तो हमने नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं देखना बस डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम बेटा चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। अच्छा मुझे बताएं कि जो डेल्टा वी होता है ना ये होता है v माइनस यू। मुझे बताएं v कितना था u है 3.8 अगर मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं तो u है 3.8 और v कितना है ठीक है तो इनकी साइंस के साथ अब बताएं मास कितना था इनटू v कितना है उसमें से माइनस करना है हमने 3.8 को। अब बताएंगे आंसर आया और डाउन here, cycle that. 0.34 माइनस को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि माइनस डायरेक्शन बता रहा है मैग्नीट्यूड पूछा है उन्होंने डायरेक्शन की जरूरत नहीं माइनस लगा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। कितना आया था चेंज इन मोमेंटम 0.34। बॉल कितने टाइम तक कांटेक्ट में रही है 0.081। क्या आंसर आया 4.2 प्रूफ करना था 4.2 न्यूटन ही आंसर है। Use the information in part 3 to calculate the magnitude of average force of the floor on the ball during the collision. तो जब बॉल कोलाइड कर रही है तो बॉल का ड्यूरिंग कोलिजन जो फोर्स लग रही है वो एक तो ये है कि जो रिजल्टेंट फोर्स लगी थी प्लस ऑब्जेक्ट का वेट भी था अपना। तो ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम उसने कितनी फोर्स लगाई 4.2 प्लस वेट कितना है इसका 0.062 इंटू 9.81 वेट निकालेंगे हम अलग से और इन दोनों को ऐड कर लें तो पता चल जाएगा कि ग्राउंड पे फोर्स लगी कितनी है। तो 4.8 न्यूटन आ रहा है। एवरेज फोर्स ऑफ द बॉल ऑन द फ्लोर बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ
जितनी फोर्स बॉल ने फ्लोर पे लगानी है, फ्लोर ने भी बॉल पे उतनी ही फोर्स लगानी है, तो हमने 4.8 न्यूटन लिखना है। ये एक एक मान के ही दोनों थे, तो नीचे वाले पार्ट में वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं। स्ट्रेस कैसे कहते हैं? एक्सटेंशन होता है रेशियो बिटवीन, स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन और ओरिजिनल लेंथ का रेशियो। School experiment is performed on a metal wire to determine Young modulus of the metal. Force is applied to one end of the wire, which is fixed at the other end. Variation is given in this graph. Maximum force applied to wire is F1. Graded on the graph in figure 4.1 is G. The wire has length L and cross-sectional area A. Determine an expression in terms of AG and L for the Young modulus. Young modulus होता है stress upon strain. ठीक है, तो यंग मॉडुलस का सिंबल E है, तो हम E ही लिख देते हैं। स्ट्रेस क्या था बेटा? स्ट्रेस था फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हम इसको लिख सकते हैं FL अपॉन AE। इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है बेटा? ग्रेडियंट है F अपॉन X। एक्सटेंशन को ये X लिख रहे हैं, तो हम भी X लिख रहे हैं। ग्रेडियंट इज F अपॉन X, साइड में लिख दें। ग्रेडियंट इज F अपॉन X। तो F अपॉन X को अगर हम हटा दें तो ये हो जाता है G L अपॉन A। G ग्रेडियंट है। Student repeats the experiment in B part 1 using a new wire that has twice the diameter of the first wire. Initial length of the wire and the metal are unchanged. Diameter अगर डबल हो जाए तो एरिया कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है? 4 times. So diameter of new wire है twice the diameter of old wire. तो जो एरिया ऑफ न्यू वायर होगा वो 4 times एरिया ऑफ ओल्ड वायर। सही। अब मुझे बताएं कि इक्वेशन थी आपके पास E इज इक्वल टू GL अपॉन A, और अगर मैं G को सब्जेक्ट बना दूं तो हो जाएगा EA अपॉन L। क्या लेंथ और एरिया चेंज हो रहे हैं? सॉरी, एरिया चेंज हो रहा है। क्या लेंथ चेंज हो रही है? तो अगर मुझे बताएं कि मेटल ऑफ द वायर आर अनचेंज्ड, तो क्या चेंज नहीं हो रहा? ई भी चेंज नहीं हो रहा। तो ग्रेडियंट और एरिया प्रोपोर्शनल। अगर एरिया 4 टाइम्स बढ़ेगा तो ग्रेडियंट भी 4 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है,
नहीं लिखा हुआ है इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर आर अनचेंज्ड। तो हमने नई लाइन बनानी है, बस ऐसे बनानी है कि वो उसका ग्रेडियंट 4 टाइम्स बढ़ जाए। ठीक है, तो प्लस ये है अगर ग्रेडियंट 4 टाइम्स इंक्रीज करना है तो एक्स एक्सिस के चेंज को 4 टाइम्स रिड्यूस करना होगा। एक्स एक्सिस पे पहले बॉक्सेस कितने थे? F1 तक 16 बॉक्सेस थे, हमने 4 टाइम्स कम कर दिए। कितने कर दिए? 4 बॉक्सेस कर। ग्रेडियंट को 4 टाइम्स रिड्यूस किया, ठीक है। अगर हाफ टाइम्स रिड्यूस करना होता तो ये लाइन कहाँ जाती? 8 बॉक्स पे जाती, यहाँ जाती। ठीक है, हमने ग्रेडियंट को 4 टाइम्स इंक्रीज करना है, इसलिए फोर्थ बॉक्स पे गई है। 16 बॉक्सेस थे पहले। Another student repeats the original experiment in B part 1, increasing the force beyond F1 to a new maximum force F2. The new graph obtained is shown in figure 4.2. On figure 4.2, shaded area that represents a work done to extend the wire when the force increased from F1 to F2. बेटा एरिया होता है, वर्क डन होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो F1 से F2 तक जितना भी आपका ग्राफ है, इसको आपने शेड कर देना है। ये between F1 and F2 area under the graph is the work done in extension. Explain how the student can check that the elastic limit of the wire was not exceeded when the force F2 was applied. क्या करेंगे? Remove all the forces if it returns to original length. Then elastic limit is not exceeded. Each student in the class performs the experiment in B part 1. The teacher describes the values of the Young modulus calculated by the students as having high accuracy and low precision. Low precision का मतलब क्या है? Of the data, the range of the values is very large. का मतलब है हर वैल्यू दूसरी वैल्यू से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। वेवलेंथ दी हुई है 8 एक्सपोनेंट -2, और अगर आप ग्राफ में देखें तो टाइम पीरियड है 0.4। क्या आंसर आया? Second wave Z has wavelength 8 and amplitude 2 at point P.
waves y and z at the same speed. देखें स्पीड सेम है, वेवलेंथ सेम है, तो इसका मतलब है दोनों कोहेरेंट है. इंटेंसिटी होती है प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर I1 अपॉन a1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 अपॉन a2 स्क्वायर. हमने जिस तरह नोट्स में किया था, तो ये हो जाएगा IZ अपॉन AZ स्क्वायर इज इक्वल टू IY अपॉन AY स्क्वायर. IZ अपॉन IY इज इक्वल टू AZ स्क्वायर अपॉन AY स्क्वायर. AZ एम्पलीट्यूड Z का कितना है? 2 मिलीमीटर है. और एम्पलीट्यूड Y का कितना था? 4 मिलीमीटर. तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर इज 4 अपॉन 16 which is 0.25. Describe the conditions required for two waves to be able to form a stationary wave. Stationary wave produce करने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों waves same type की हों, opposite direction में travel कर रही हों, एक जगह पर मिलें, interfere करें. Stationary wave on a string has nodes and antinodes. The distance between a node and antinode is 6 centimeter. नोड से एंटीनोड, एडजेसेंट एंटीनोड तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? ये क्वार्टर मिल. नोड किसे कहते हैं बेटा? पॉइंट वेयर इज जीरो. स्टेशनरी वेव में वो पॉइंट जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो. कैलकुलेट द वेवलेंथ बेटा. लैम्डा हो जाएगा 6 टाइम्स 4. लैम्डा अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ था. तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स 4 कितना होता है बेटा? 24.0. जी बेटा. Phase difference between the particles at two adjacent antinodes of the stationary wave. बेटा अगर ये एक स्टेशनरी वेव है, आपको पता है कि ये नोड्स हैं और एंटीनोड्स यहां पर हों. एंटीनोड्स, एडजेसेंट एंटीनोड्स दो अलग अलग लूप्स में, इनका फेज डिफरेंस कितना होगा? 180 डिग्री हो. सही है. एडजेसेंट लूप्स में अगर एक लूप ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा लूप नीचे जा रहा होगा, तो इनका फेज डिफरेंस आपस में 180 डिग्री होता है. लेकिन अगर वो बोलते हैं बेटा फर्स्ट लूप और थर्ड लूप में, लेट्स से अगर हम बात करें फर्स्ट में और थर्ड लूप, तो इनका फेज डिफरेंस जीरो है. और स्टेशनरी वेव में फेज डिफरेंस जीरो और 180 के अलावा होता ही नहीं है. दूसरी बात, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता. ठीक है. मैं एक कॉल उठा रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ से आगे करें.
ठीक है, डिफाइन ओम किसे कहते हैं बेटा? वोल्ट पर एम्पेयर। ठीक है जी, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला फॉर्मूला आप बताएंगे मुझे खदीजा। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए को सब्जेक्ट बना लें तो इक्वेशन क्या बनेगी? रो एल अपॉन आर। रो रेजिस्टिविटी कितनी दी हुई है? 460 नैनो। नैनो कितना होता है? 10 की पावर -9। लेंथ कितनी है बेटा? 2.5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 3.2। क्या आंसर आया? 3.5 के आगे क्या है? ठीक है, राउंड ऑफ करके। State in terms of energy by potential difference across the variable resistors less than the EMF। बेटा EMF सारा यहाँ तो यूज नहीं हो रहा ना, कुछ EMF कहाँ यूज हो रहा है? तो क्यों बराबर नहीं है दोनों? सम एनर्जी इज लॉस्ट या लिख सकते हैं डिसिपेटेड इन इंटरनल resistance of the battery। State an expression for E in terms of I, R and R लिखवाया था नोट्स में। E is equal to I into R plus R। याद आ रहा है? ठीक है, ये एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं आपसे। The resistance R of the variable resistor is changed so that it is equal to R। अगर ये दोनों R और R बराबर हो जाए। Determine an expression in terms of E, only E and R for the power dissipated in the variable resistor। तो बेटा अभी हमने ऊपर लिखा था ना, E is equal to I into R plus R में R plus दोनों R हो गए, सही है? E is equal to 2 IR, ये आपके पास आ गया EMF टोटल। पावर डिसिपेटेड इन द वेरिएबल रेजिस्टर, देखें अगर दोनों के रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? आधा आधा होगा। टोटल अगर यहाँ 10 है और दोनों के रेजिस्टेंस सेम है, वो कह रहे हैं सेम है, तो 5 और 5 होगा ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो होगा E अपॉन 2। वोल्टेज कितना होगा? E अपॉन 2 क्यों होगा? क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंस
सेम। ठीक है, सो अब हमारे पास पावर होता है, यहां से करंट निकाल लो, आई हो गया E अपॉन 2R। पावर का फॉर्मूला होता है I इंटू बी। आई कितना आया था, E अपॉन 2R, और बी है E अपॉन 2, तो कितना हो गया, तो ये हो गया E स्क्वायर अपॉन 4R। उन्होंने कहा था सिर्फ E और R की टर्म्स में आंसर देना, हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया है, E स्क्वायर अपॉन 4R आ रहा है। क्वार्क, डाउन क्वार्क और डाउन एंटी क्वार्क की सिमिलरिटी क्या है, सेम मास है इनका। सिमिलरिटी होती है कि इनका मास सेम होता है, और डिफरेंस क्या है, ऑपोजिट चार्जेस हैं दोनों। डाउन का चार्ज क्या होता है, -1/3E, एंटी डाउन का होगा +1/3E। स्टेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम। प्रोटॉन्स कितने हैं, 13, और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, माइनस कर लें, कितना आया, 12 आ गया। शो दैट द चार्ज इज 2.1 एक्सपोनेंट -8। बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 13E होना चाहिए ना, ये 13 टाइम्स E की वैल्यू कितनी होती है, बेटा मास नहीं निकाल रहे, चार्ज निकाल रहे। मास निकालना होता तो हम 25U लेते, ठीक है, ये 25 ये मास नंबर है, इसको हम लिखते हैं 25U, और चार्ज नंबर इसको हम पढ़ते हैं 13E, और उनको कूलम्स में चाहिए तो E की वैल्यू लगा दी है 1.6 एक्सपोनेंट -19। चेक करें आंसर आ रहा है 2.1 एक्सपोनेंट -18। ठीक है, खत्म हो गया अभी पेपर, क्या आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए हम वो नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका ये पेपर हो गया खत्म। ओके जी, दिस वाज November 2020 paper 2 variant 1।